बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा तलबात, अल्लामा इकबाल साइंस कॉलेज गोजरा और आइडियल अल्लामा इकबाल गर्ल्स कॉलेज गोजरा के तहत जो फ़िज़िक्स की ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका अगला लेक्चर आपके सामने हाज़िर है। ये बच्चों फ़र्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक अब हम शुरू करने लगे हैं। कुछ अभी इस लेक्चर में इसका एक हिस्सा बयान हो जाएगा और एक लेक्चर और उम्मीद है इसी टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह अगला लेक्चर हो जाएगा, तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका फ़िनिश हो जाएगा। पिछले लेक्चर में बच्चों आपको याद है, पिछले से भी बल्कि पिछले लेक्चर में मैंने अनाउंस कर दिया था कि अगले 2 दिनों में, अगले 2 से 3 दिन में आपने वो बुक ले लेनी है जो आपकी एक्सरसाइज के लिए आपको बताई है। यही बाद में आपके एंड तक काम इंशाल्लाह आएगी एक्सरसाइज के लिए भी और इवन एंट्री टेस्ट के लिए भी, क्योंकि MCQs हैं। ये बुक मैं आपके सामने एक दफ़ा ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। तो ये है जी ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू फिज़िक्स ऑब्जेक्टिव और फर्स्ट ईयर की है। इसमें MCQs मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस उनकी सॉल्यूशन मिलेगी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन और प्रीवियस बोर्ड पेपर्स भी एंड पे इस पे बुक में मौजूद हैं। तो ये बुक इंशाल्लाह काफ़ी आपके काम आएगी। ये साथ साथ आपके पास ये मौजूद रहनी चाहिए। इसी से हमने इंशाल्लाह एक्सरसाइज भी करनी है और बाद में कभी MCQs भी इससे हमने इंशाल्लाह तैयार करने हैं। जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं बच्चों, आपको पता है एग्जांपल्स भी होती हैं, न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो एग्जांपल्स के लिए अलबत्ता टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे वो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं, तो वो इस बुक पे नहीं होंगी। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम आप देख रहे हैं जी, डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ बच्चों, जो सबसे पहली चीज़ जो इसका तारफ़ लिखा है, क्या मुराद है, क्या मतलब डायमेंशन किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की जो होती है उसका मतलब क्या है। तो बताया कि द 3 बेस क्वांटिटीज़ मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मैं इधर ही क्लियर कर दूं, आपकी FSC में बेसिकली इन्हीं 3 फिज़िकल क्वांटिटीज़ को ही बेसिकली डायमेंशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अनलेस के कभी कभार सेकेंड ईयर में जाके कहीं कोई करंट वगैरह जब आप पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस वगैरह, तो फिर इनके अलावा भी कोई साथ ऐड हो जाएगी कोई क्वांटिटी, करंट की डायमेंशन वगैरह। लेकिन बुनियादी तौर पर FSC में ये 3 क्वांटिटीज़ की ही डायमेंशन हम तज़किरा करते हैं। अनलेस कि आपको कोई गिवन होगी, बताई जाएगी कि जी फ़लाँ क्वांटिटी है उसकी ये डायमेंशन है, मसलन करंट है तो उसकी क्या डायमेंशन है, आमतौर पे कैपिटल A से ज़ाहिर होगी, ये बाद में बात करेंगे कभी उधर जब जाएंगे। यहाँ मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लिखा तो है कि 3 बेस क्वांटिटीज़ हैं, मैस, लेंथ और टाइम, ये डायमेंशंस कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। लेकिन मैं आपको बताऊँ आगे चल के, अगले बड़े लेवल पे आगे चल के हम देखते हैं कि जो SI यूनिट्स हैं, आपने पढ़ी हैं पीछे सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट्स, उनमें बच्चों जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 ही बतौर डायमेंशन यूज़ होती हैं। 7 की 7 SI बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो ही बतौर डायमेंशंस यूज़ होती हैं। ये आपको इजाफ़ी तौर पर वैसे बता रहा हूँ, लेकिन आपकी FSC में फ़िलहाल हमारा बेसिकली मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की शाख होगी फर्स्ट ईयर में पर्टिकुलरली जो हम बातें करेंगे, तो हम यही मान के चलेंगे। आपकी बुक्स में जो लिखा हुआ है वो आपकी बुक में यही है और आपने इसी को ही लेके चलना है कि जी बेसिकली तो ये जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, मैस, लेंथ और टाइम, बस ये डायमेंशंस कहलाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। अब इस बात की फिर आगे कुछ वजाहत है। वजाहत ये है कि जब किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की कहा जाए डायमेंशन निकालनी है, तो असल में आपने उस क्वांटिटी को इन्हीं के लफ्ज़ों में, मैस, लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में बयान करना होता है। क्या लिखा है? बाई फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी वी एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द 3 बेस क्वांटिटीज़। किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने का मतलब ये होगा कि आप उस क्वांटिटी को इन्हीं तीनों बेस क्वांटिटीज़ के लफ्ज़ों में, मैस, लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में उसका फार्मूला बनाएं, उसको एक्सप्रेस करें। ये कैसे होगा, यही कुछ आगे हम बयान करने वाले हैं। और इनकी कुछ सिंबल्स हैं, मखसूस कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स हैं डायमेंशंस की। द डायमेंशंस आर रिटन बाय यूजिंग स्पेसिफिक सिंबल्स गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेटें हैं बच्चों,
ये आपको दूर से देखने पर जैसे स्क्वायर शेप होती है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा गैप है और एक छोटा सा नीचे गैप है। ये तकरीबन स्क्वायर शेप बनती हुई, तकरीबन स्क्वायर जैसी शेप बनती हुई ये नज़र आती हैं, तो इसलिए इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं, या बड़ी ब्रैकेट आप आमतौर पर जानते हैं इसको। जब किसी क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी होगी तो बच्चों हमने उसकी सिंबल कैसे लिखनी है, उसकी अलामत कैसे लिखनी है, तो उसकी अलामत कुछ मखसूस तरीके से लिखी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करके। कहता है द डायमेंशंस आर रिटन बाय यूजिंग स्पेसिफिक सिंबल्स गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो डायमेंशंस जो फिजिकल क्वांटिटीज़ की हैं वो मखसूस सिंबल्स होती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। फॉर एग्जांपल डायमेंशंस ऑफ मास क्या हुई, कैपिटल M बच्चों लिखना है और बाहर ये स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशंस ऑफ लेंथ क्या है, कैपिटल L लिखा और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट। डायमेंशन ऑफ टाइम क्या है, कैपिटल T और बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ तक हमने ये बयान कर दिया कि डायमेंशन जो हैं वो क्या होती हैं और उनकी सिंबल्स क्या हैं। तो डायमेंशंस क्या होती हैं, किसी फिज़िकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, उस क्वांटिटी को मैस, लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में बयान करना। उस क्वांटिटी का फार्मूला उस वक़्त तक बनाते जाना खोल खोल के जब तक वो मैस और लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में ना बन जाए। यही आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन अगला पॉइंट देखिए हमारा डायमेंशंस के बारे में, कि डायमेंशंस का एक फ़ायदा ये है, और भी हैं या इस्तेमाल हैं इसके, यूजेस हैं या फ़ायदे हैं और भी हैं, लेकिन एक बुनियादी फ़ायदा बच्चों ये है कि डायमेंशंस गिव द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी। डायमेंशंस गिव द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी। क्वालिटेटिव नेचर, मयारी फितरत। डायमेंशंस किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की मयारी फितरत बताती हैं। अब इस बात की थोड़ी सी वजाहत यहाँ पर है, कुछ और भी आगे आ जाएगी बाद में, कुछ फ़िलहाल इब्तदाई वजाहत ये है। देखें क्या मतलब क्वालिटेटिव नेचर का, तो डायमेंशंस देती हैं किसी फ़िज़िकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर। तो इसका मतलब क्या है बताया। फॉर एग्जांपल डिफरेंट क्वांटिटीज़ थी, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, सच एज़, देखें तो ज़रा गौर करें, ये क्या लिखा है लेंथ, ये क्या लिखा है जी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ भी कह देते हैं, विड्थ भी लफ्ज़ कह देते हैं, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई। डायामीटर, सर्कल का या सफ़ियर का डायामीटर आपको पता है, रेडियस का 2 गुना होता है डायामीटर। हाइट, किसी चीज़ की बुलंदी। रेडियस अभी अभी जिक्र किया, डायामीटर का हाफ होगा रेडियस। लाइट ईयर, ये लाइट ईयर बच्चों क्या है, ये चंद लेक्चर पहले कहीं जिक्र इसका आया था, कुछ याद हो, जब हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी, मैं आपको याद करवा देता हूँ। वहाँ मैंने 2 एग्जांपल्स दी थी, उनमें से ये मुझे याद पड़ता है। दूसरी एग्जांपल थी लाइट ईयर, याद होगा जिन्होंने वो लेक्चर लिया है और याद भी किया है। तो उसमें हमने बताया था कि लाइट ईयर जो है वो फासला जो रोशनी 1 साल में तय करती है, ये लगभग 9.5 10⁻15 मीटर होता है। ये हमने वहाँ बयान किया था। अच्छा, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है जो कि लाइट 1 साल में तय करती है। अच्छा, अब ये देखिए, ये मुख्तलिफ नाम हैं, ये बाज़ाहिर मुख्तलिफ देखने में मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं। लेंथ और क्वांटिटी होती है, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई डिफरेंट चीज़ है, डायामीटर और क्वांटिटी का नाम है, हाइट कोई और वैल्यू है, रेडियस डायामीटर से डिफरेंट चीज़ है, डायामीटर नहीं है, डायामीटर का हाफ करें तो आता है, लाइट ईयर कोई और चीज़ की पैमाइश है। लेकिन इन सब में कुछ कॉमन ज़रा गौर करें क्या है, सोचें तो ज़रा क्या कॉमन है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, उसकी यूनिट क्या है बच्चों, मीटर ही है। डायामीटर को भी मीटरों में माप, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ, सेंटीमीटरों में, मिलीमीटरों में भी माप सकते हैं, मतलब ऐसा यूनिट। इसकी भी लेंथ की भी मीटर है, चौड़ाई की भी मीटर है, डायामीटर की भी, हाइट की भी ऐसा यूनिट मीटर है। वैसे तो फुट और मिलीमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी कर सकते हैं, इंच यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा यूनिट इसकी भी वही है, मीटर। रेडियस की भी वही है। लाइट ईयर भी अभी अभी इसकी मैंने वैल्यू बताई, कभी पहले भी बताई हुई है, मीटरों में है ये फासला भी। तो इसका मतलब हुआ ये 6 मुख्तलिफ नाम हैं, 6 मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइशें हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि सब की यूनिट मीटर है। असल में सब की सब हम कह सकते हैं लंबाइयाँ हैं या डिस्टेंसेस हैं, फासले हैं मुख्तलिफ तरह के। तो ये जो मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हैं एट्सेट्रा, ऑल हैव द सेम डायमेंशंस, हम कहेंगे ये वैसे तो मुख्तलिफ पैमाइशें हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइशें हैं, लेकिन इन सब की कॉमन चीज़ ये है कि सब की डायमेंशन है ये लेंथ वाली डायमेंशन, क्योंकि सब की यूनिट वो है जो लेंथ की होती है। अब फिर हेंस दे ऑल हैव द सेम क्वालिटेटिव नेचर, तो यहाँ से पता चला कि इन सब की क्वालिटेटिव नेचर एक जैसी है, सब की मयारी फितरत एक जैसी है, सब की क्वालिटेटिव नेचर एक जैसी है। ये है नेचर।
तो लेंथ, ब्रेड्थ, डायामीटर वैसे तो देखने में मुख्तलिफ चीज़ों की पैमाइशें हैं, लेकिन कॉमन ये है कि इनकी क्वालिटेटिव नेचर एक जैसी है, मयारी तौर पर फितरत एक जैसी है कि वो भी लेंथ है या डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी फासला है, ये भी फासला है, तो इसीलिए फिर सबकी डायमेंशन सेम है। तो सबकी डायमेंशन सेम तो मतलब सेम क्वालिटेटिव नेचर। यहाँ तक हमारा ये पॉइंट उम्मीद है क्लियर हो गया। अगली बात जो बच्चों लिखी है, हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी, किसी दी गई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालें। तो मैं कुछ यहाँ पर बात कर गया हूँ, बाय फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने से हम एक्चुअली क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द 3 बेस क्वांटिटीज़। यही बात अब दोबारा रिपीट हुई, हाउ टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए गिवन फिजिकल क्वांटिटी वी मस्ट डिराइव द फार्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर निकालनी हो तो असल में हमने उस क्वांटिटी का फार्मूला निकालना होता है, किसके लफ्ज़ों में, मास, लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में। मिसाल दी है एक, मैं अलग से आपको खुद सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप वैसे एक बता देता हूँ, फिर आगे कुछ नोट से भी पढ़ लेंगे। तो बच्चों मिसाल हम बयान करने लगे हैं, हमें कहा गया स्पीड की डायमेंशन निकालिए। ये देखें क्या लिखा है, स्पीड लिख के और वो स्क्वायर ब्रैकेट लिखिए, तो इसका मतलब है हमें कहा गया कि स्पीड की डायमेंशन निकालिए, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्पीड। तो स्पीड की डायमेंशन निकालिए बच्चों, हमने क्या करना है, हमने स्पीड का फार्मूला लिखा, आपको पता है सबको, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मैं इसको जल्दी से ज़रा एक और तरह लिखता हूँ। डिस्टेंस जो है, चलिए यहीं पर लिख देते हैं, डिस्टेंस जो है इसको मैं कह सकता हूँ, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हैपन्स टू बी लेंथ। डिस्टेंस लेंथ हुआ करती है, पीछे बात हो चुकी है, कई दफ़ा हो चुकी है, और नीचे उसी तरह से टाइम ही आ गया। अब बच्चों फिर देखना ज़रा, फिर मुझे स्पीड की डायमेंशन चाहिए, तो इसका मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे लेंथ की डायमेंशन लिखनी है और मुझे टाइम की डायमेंशन यहाँ लिखनी है। यानी यूँ समझिए कि हमने इस स्टेप में क्या कर दिया, टेकिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। ये शुरू में फार्मूला लिखा, फिर दोनों तरफ डायमेंशन लेनी सब क्वांटिटीज़ की। अभी पढ़ा है, ये मैं आपके सामने, हमें ये ऑलरेडी बात पता है, मास की डायमेंशन कैपिटल M स्क्वायर ब्रैकेट, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम की कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट। बस बच्चों वो पुट कर देनी है। लेंथ की डायमेंशन क्या हुई जी, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L और ये लगा दी है वही आपकी जानी पहचानी स्क्वायर ब्रैकेट। और बच्चों टाइम की डायमेंशन कैपिटल T और ये रही स्क्वायर ब्रैकेट। और आगे चल के हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, ये T ऊपर ले जाएं तो L ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और साथ आ गया ये जो T है, इसका ऊपर जाके आपको पता है क्या हो जाना है, इन्वर्स हो गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक बात, तो इन्वर्स हो गया ये आपके सामने। ये आगे चल के बच्चों स्पीड को भी हम चाहें तो ये V से, आप पहले भी ज़ाहिर करते रहे हैं, स्पीड को V से ज़ाहिर कर सकते हैं, तो यूँ भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये मैंने स्पीड की डायमेंशन निकालनी है, इन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनको इकट्ठा एक ही दफ़ा ब्रैकेटों में इकट्ठा ही लिख सकते हैं। ये रही बच्चों जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ थी, ये हमने वो कर दिया है जो कहा गया। डायमेंशन निकालने से मुराद है मास, लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में बयान करना, यहाँ तक लिख दिया, ये भी सही है, ये आ गया है आंसर, यही है डायमेंशन स्पीड की। लेकिन मैं आपको छोटी सी एक और चीज़ भी बता दूँ, आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हमने तो ये कहा था कि मास भी साथ शामिल है, मास और लेंथ और टाइम सब के लफ्ज़ों में। ये देखना बच्चों, मैं ज़रा क्या करने लगा हूँ, ये मैंने लिखा मास की पावर 0, लेंथ की पावर 1 और बच्चों T की पावर -1। लें जी, ये भी सही है, ये भी आंसर है, और बच्चों ये भी मैंने सर्कल सा लगा दिया, ये भी आंसर है। ये दोनों तरह ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। यूँ भी लिखना स्पीड की डायमेंशन सही है, यूँ भी सही है, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, इतना मैथमेटिक्स आप मैट्रिक तक पढ़ चुके हैं और बार बार इस्तेमाल कर चुके हैं। किसी भी शय की पावर 0 असल में 1 के बराबर होती है, जैसे x की पावर 0 बड़ी दफ़ा आपने यूज़ किया हुआ है, 1 के बराबर होता है। तो इसलिए यूँ समझिए कि ये मैंने यहाँ वो 1, ये m की पावर 0 समझिए 1 है, तो वो ये 1 आ गया, तो ये 1 मल्टीप्लाई होकर L और T की इन्वर्स ये यही बन जाएगा जो पीछे ये हमने कर दिया हुआ, जो बेसिकली हमने कहा था। हमने कहा था कि मास और लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में बयान करना है।
किसी क्वांटिटी की जब कहा जाए डायमेंशन मालूम कीजिए तो हमने बच्चों मैस और लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में निकालनी है। मैं फिर रिपीट कर दूं, इस तरह भी लिखी जाएगी तब भी ठीक है, इस तरह भी लिखी जाएगी तब भी ठीक है, ना इसको गलत कोई कर सकता है, ना इसको ये स्पीड की डायमेंशन दोनों तरह लिखी जा सकती है, क्योंकि एक ही बात है, आपको पता है। ये बच्चों आपको पहली मिसाल एक मैंने ये समझा दी पूरी, जो कि नोट्स पे भी आपके सामने है, डायमेंशन ऑफ स्पीड, वही सारे स्टेप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। हम इससे आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही बच्चों, अब मैं ऊपर से ही चलिए बेशक स्टेप कर दूं, एक मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया तो आइडिया हो गया कि क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही दूसरी एक एग्जांपल और देखते हैं, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। एज वी नो दैट, जैसे कि हम जानते हैं, अब उसी तरह के बच्चों स्टेप्स हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले। क्या करना होता है, जिस क्वांटिटी की डायमेंशन निकालनी है उसका बुनियादी फार्मूला जो आपको मालूम है वो शुरू करते हैं, वो लिख लेते हैं, और फिर आगे उसको यूँ खोल खोल के लिखते जाते हैं जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि हम मैस, लेंथ और टाइम के लफ्ज़ों में फार्मूला ना बना लें। और देखें यहाँ एक्सेलरेशन के लिए कैसे ये किया। तो एज़ वी नो दैट एक्सेलरेशन पता है आपको, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में, ये बड़ी अच्छी तरह बड़ी दफ़ा यूज़ किया हुआ है, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, पता है, सब जानते हैं, ऊपर एरो दिया वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, मालूम है। और चेंज इन वेलोसिटी को बच्चों डेल्टा वी हम लिखा करते हैं अमूमन, ये एक तरीका है लिखने का। डेल्टा का मतलब ही चेंज है, डेल्टा का मतलब चेंज। ऐसे ही डिवाइड बाई टाइम या चेंज इन टाइम भी कह दें तब भी कोई हर्ज नहीं है, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी यूँ लिखा जा सकता है। एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम है। और चेंज इन वेलोसिटी को अलग से, ये डेल्टा वी अलग से आ गया, ये जो बटे में डेल्टा टी था इसको मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर डेल्टा टी कर देंगे तो ज़ाहिर है कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है। आगे बढ़ते हैं। ये क्यों किया हमने, क्योंकि आगे असल में हमने डेल्टा वी को फिर खोलना था। ये बच्चों वेलोसिटी में चेंज है, वेलोसिटी खुद होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये 1 ओवर डेल्टा टी वैसे का वैसा ही आ गया। ये जो अकेला डेल्टा वी था वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये फिर से पता है आपको, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, सब जानते हैं जो आपने फिजिक्स पढ़ ली है मैट्रिक में। अब डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर लिखा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और बटे में टाइम है, और ये फिर 1 ओवर टी साथ है तो 1 ओवर टाइम, 2 दफ़ा बटे में टाइम आ गया। ये ज़ाहिर है नीचे जाके टाइम का स्क्वायर बनना है। लेकिन बच्चों चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है? अब डिस्प्लेसमेंट को देखिए, ये क्या मैस है या लेंथ है या टाइम है? डिस्प्लेसमेंट बच्चों बेसिकली लेंथ होती है जिसकी कोई ख़ास डायरेक्शन हो। ये बातें आपने पीछे भी पढ़ी हैं 9th क्लास में, बड़ी दफ़ा इनके यकीनन टेस्ट दिए हैं, याद है सबको। यहाँ भी इंशाल्लाह आगे फिर से आनी है दोबारा चैप्टर 3 में, लेकिन यहाँ तक के नॉलेज में जो आपको पता है हम उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट असल में एक लेंथ का नाम है। डिस्प्लेसमेंट खुद एक लेंथ ही होती है, एक डिस्टेंस है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, डायरेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टूवर्ड द फाइनल पॉइंट। तो होता ये डिस्टेंस ही है, बस जिसके साथ डायरेक्शन अटैच है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसके साथ डायरेक्शन हो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जो है वो असल में लेंथ का ही नाम है। चुनाचे आप इसको यूँ कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट असल में लेंथ है, और बटे में 2 दफ़ा टाइम आ गया तो टाइम का स्क्वायर है। बस जी, फिर वो हमें मिल गई कामयाबी जो हम चाह रहे थे। तो लेंथ और टाइम नमूदार हो गए हैं, बस फिर हमारा ये फिनिश हुआ। जो हमने जो यहाँ इसको सॉल्व करना था वो सोल्यूशन हमारी फिनिश हुई, समझिए। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन फिर निकली, ये देखें डायमेंशन की सिंबल यहाँ से लिखना शुरू कर दी। अभी तक डायमेंशन नहीं हुई थी मेंशन, तो अभी तक सिंबल नहीं लिखी थी। ये सिंबल आ गई स्क्वायर ब्रैकेट्स की, और बटे के ऊपर है लेंथ और नीचे है टाइम का स्क्वायर। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने स्पीड के लिए किया है, ये ऊपर ले जाएंगे, टी का स्क्वायर है तो टी की पावर -2। ये बच्चों बॉक्स बना दिया, ये भी सही है, ये भी डायमेंशन है एक्सेलरेशन की। और अभी जैसे आपने स्पीड के लिए किया था बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल उसी तरह m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। यूँ भी जब कभी लिखा मिले ये भी बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। और ये लिखा हुआ मिले एक्सेलरेशन की डायमेंशन, तो ये भी सही है। और ऊपर हमने यहाँ के बाद एरोज़ डालने बंद कर दिए। ये हैं तो वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन भी, वेलोसिटी भी, डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन ये बात अलबत्ता याद रखिएगा, इनके बुनियादी फार्मूलों में तो वो वेक्टर के तौर पर उनको लिखा जाएगा, लेकिन जब डायमेंशंस बनानी शुरू करेंगे तो उसमें एरो की कोई अहमियत नहीं है, कोई उसमें तज़किरा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन नहीं होती। डायमेंशंस में कोई सिमत या डायरेक्शन का तज़किरा ही नहीं होता। यहाँ सिर्फ हमने मैस और लेंथ और टाइम के तौर पर बनाना होता है। मैं फिर रिपीट करूं, दी गई क्वांटिटी को मैस और लेंथ और टाइम के तौर पर हमने शो करना होता है। तो इसलिए ये ऊपर यहाँ एरो नहीं आने, इनकी ज़रूरत नहीं होती। ये आपने 2 एग्जांपल्स डिस्कस कर ली।
जल्दी से लगे हाथों एक तीसरी और भी आपके सामने मैं कर रहा हूँ, जो आपके सामने लिखी हुई है डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और ये करते हुए आपको एक ख़ास चीज़ असल में समझानी है। एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, डायमेंशन अब निकालनी शुरू करनी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, डायमेंशन अब निकालनी शुरू करने। तो जो ही डायमेंशन की सिंबल लिखी, फार्मूला ये था, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तो हाफ एम वी स्क्वायर है, सब जानते हैं। जो ही डायमेंशन लिखनी शुरू की तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। और ये देखिए क्या किया, ये बड़ा ख़ास पॉइंट है, ये बड़ा अब तक का एक बड़ा अहम पॉइंट है। ये नोट साइड पे एक चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा है? न्यूमेरिकल मल्टीपल्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डायमेंशनल एनालिसिस। न्यूमेरिकल मल्टीपल्स, जो नंबर, न्यूमेरिकल जो ज़रब खाने वाली चीज़ें हैं, जो मल्टीपल्स हैं, नंबरी ज़रब कुनिंदा चीज़ें, जो ऐसे नंबर जो साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, न्यूमेरिकल मल्टीपल मतलब ऐसे नंबर्स जो साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्वांटिटीज़ के, वो कोई रोल नहीं अदा करते डायमेंशनल एनालिसिस में, डायमेंशंस वाले तज्ज़िये में। डायमेंशन वाला तज्ज़िया करना, एक्सप्लेन करना, वजाहत करना, ये इसको डिस्कस करना, इसकी सोल्यूशन निकालना। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस में याद रखना, जो क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स, उनको शामिल नहीं करते। वजह क्या है? क्योंकि हमने देखा कि हम पढ़ रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। बच्चों डायमेंशंस होती हैं सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज़ की, नंबर्स की डायमेंशन नहीं होती। नंबर्स की कोई यूनिट नहीं है, नंबर्स की कोई डायमेंशन नहीं है, फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन होती है, नंबरों की नहीं। तो फिर से ज़रा नोट कीजिए कि जब तक काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखा तो हाफ एम वी स्क्वायर, और जब उसकी डायमेंशन की अलामत लिखी तो 1/2 ख़त्म कर दिया और वो वजह बता दी। जब आप ये ख़त्म करें तो ये आपने लिखना है साथ, ये फ़िक्रा कभी इसकी निकालनी पड़े, कहा जाए डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी की निकाल के दीजिए, तो ये फ़िक्रा साथ आपने लिखना है इस स्टेप और स्टेप के दरमियान में, कि न्यूमेरिकल मल्टीपल्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डायमेंशनल एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं तो आगे बस फिर ये मैथ थी, तो सिंबल उसकी डायमेंशन की होती है कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट, पीछे अभी थोड़ी देर पहले देखा था। वेलोसिटी का बच्चों स्क्वायर है। अब वेलोसिटी की डायमेंशन वही है जो स्पीड की अभी निकाली थी। वजह क्या है? क्योंकि वही यूनिट होती है वेलोसिटी की जो स्पीड की है। तो वेलोसिटी है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी किसी खास सिमत में डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है, जबकि स्पीड बगैर सिमत के डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। आप सादा लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है और वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है। स्पीड डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लेकिन जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कहीं कहा था कि डिस्प्लेसमेंट भी असल में लेंथ ही होती है, बस साथ डायरेक्शन हो। तो इसलिए वेलोसिटी की भी वही है, याद रखना, जो स्पीड की डायमेंशन थी वही वेलोसिटी की है। अब फिर यहाँ हम पहुँचे थे तो हमने देखा कि वेलोसिटी का स्क्वायर था, तो वेलोसिटी की डायमेंशन तो L/T है। L/T कह दें, ये देखें L/T कह दें या LT इनवर्स कह दें। वेलोसिटी की तो L/T है और उसका फिर स्क्वायर भी है, तो ये स्क्वायर कर लिया, बड़ी सिंपल सी बात है। आगे बच्चों इस स्क्वायर को भी अप्लाई कर दिया। m की पावर तो 1 है, लेकिन ये स्क्वायर है, L का स्क्वायर आ गया और t क्योंकि बटे में था तो ऊपर जाके वो -2 बन गया। ये है बच्चों काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, m की पावर 1, L की स्क्वायर, L स्क्वायर और t का इन्वर्स स्क्वायर। m की पावर 1, L का स्क्वायर, t का इन्वर्स स्क्वायर, ये ml स्क्वायर t-2, ये है काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन। आगे एक चीज़ देख रहे हैं जी, एक्सरसाइज। ये मैं जानबूझ के अब 3 मिसालें मैंने आपको दे दी हैं, नोट्स में मौजूद हैं। हमने अभी स्पीड की डायमेंशन पूरी सॉल्व की, एक्सेलरेशन की पूरी सॉल्व करके देखी, काइनेटिक एनर्जी की पूरी सॉल्व कर ली। अब बच्चों इसलिए कि आपको भी कॉन्फिडेंस आए, आपको भी प्रैक्टिस हो, तो ये आपके लिए कुछ छोड़ी हैं चंद डायमेंशंस, और भी निकालेंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये आप करेंगे ख़ुद, इनमें से जो आपसे ना हो सकी तो वो आपको बता देंगे, ऑनलाइन भी आपको इंशाल्लाह दोबारा मैं और बाद में करवा दूंगा, समझा दूंगा। जिससे कोई ना हुई तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट अगले कभी कोई आपको व्हाट्सएप में ही कोई छोटा सा उसका वीडियो बना के उसकी छोटी सी, तो आपको मैं वो उधर पोस्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपने करनी है। कौन कौन सी जी? फोर्स की डायमेंशन। अब कैसे करनी है? फार्मूला पहले उस चीज़ का लिखना है जो भी आपको आता है और उसको फिर सॉल्व करते जाना है हत्ता कि M, L और T के लफ्ज़ों में बन जाए। फोर्स की बच्चों वर्क की, पावर की डायमेंशन है पोटेंशियल एनर्जी, mgh फार्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वही यूज़ कर लीजिएगा। पावर का क्या फार्मूला है? वर्क ओवर टाइम, ये आपको पता है। मोमेंटम का क्या है जानते हैं, टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई मोमेंट आर्म, यानी फोर्स इनटू सम लेंथ, तो ये टॉर्क हो जाएगा। और एरिया की डायमेंशन आप कैसे निकालेंगे? इनमें से एक छोटी सी, ये चलिए आपके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूँ। ये जो 7वीं एरिया की एरिया का बच्चों कोई मखसूस फार्मूला नहीं है, ये एक छोटी सी बात ज़हन में रखिएगा।
एरिया का कोई मखसूस फार्मूला नहीं है। ज़रा देखिएगा, मैंने लिखा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया कॉमन हेडिंग दे दी और लिखा एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। तो बच्चों आपको पता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ कह दें या कह दें ब्रेड्थ। रेक्टेंगल का है ये, मैं उसकी रेक्टेंगल की सिंबल भी उसका जो उसकी डायग्राम भी साथ ही दिखा दूँ आपको। तो ये रेक्टेंगल, ऐसे ही बच्चों आप चाहते हैं एरिया ऑफ ए सर्कल, तो शायद किसी को पता हो पाई आर स्क्वायर उसका फार्मूला होता है। एरिया का एक सरकमफेरेंस होता है, उसका सॉरी सर्कल का एक सरकमफेरेंस होता है और एक उसका एरिया होता है। सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो ये है कि पॉइंट ए से चले और घूम के वापस पॉइंट ए पर ही पहुंच गए, पूरा चक्कर काटा, तो जो आपने फासला कवर किया उसे बच्चों सरकमफेरेंस कहते हैं। सरकमफेरेंस तो 2 पाई आर है, वो एरिया नहीं है, लेकिन ये जो अंदर की जगह है सारी, ये जो अंदर का इलाका घेरा है, ये इसका एरिया है जिसका ये पाई आर स्क्वायर फार्मूला है। ऐसे ही बच्चों अगर एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हो तो उसका अपना फार्मूला है, हाफ बेस इनटू हाइट। ये फिज़िक्स के फार्मूले नहीं हैं, ये ज्योमेट्री के हैं जो फिज़िक्स में यूज़ होते हैं। ये कोई भी किसी भी शेप की ट्रायंगल है तो ये उसकी बेस है, और ये जो मैंने डैश 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 से दिखा दी ये इसकी एच हाइट है, तो हाफ बेस इनटू हाइट इसका फार्मूला है। तो मुख्तलिफ फार्मूले हैं। ऐसे ही अगर सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर भी, ये चंद फार्मूले हैं जो आज ही आपने पक्के कर लेने हैं। ऑफ ए सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर की सरफेस, स्फीयर और सर्कल बड़ी डिटेल से पीछे हम बातें कर चुके हैं। ये होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। ये मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ अपने अपने एरिया के फार्मूले हैं, लेकिन एक बात बच्चों इनमें कॉमन है। सब में क्या कॉमन है? फार्मूले बाज़ार डिफरेंट हैं, वो लेंथ इनटू ब्रेड्थ है। अब लेंथ की यूनिट मीटर है, ब्रेड्थ चौड़ाई उसकी भी मीटर ही है, तो मिलके मीटर स्क्वायर, यूनिट बनी मीटर स्क्वायर। पाई बच्चों नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, पाई की कोई यूनिट नहीं है। पाई होता है 22/7 या 3.14। ये आर स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस की मीटर है, स्क्वायर हुआ तो मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ करें रेक्टेंगल की तो उसकी भी यूनिट मीटर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर की भी यूनिट मीटर स्क्वायर ही बनती है। हाफ तो नंबर है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। बेस इनटू हाइट, उसकी भी बेस भी लेंथ का नाम है, उसकी भी मीटर, और हाइट की भी लेंथ है, उसका भी मीटर, तो ये भी मीटर स्क्वायर बना। यहाँ फिर 4 और पाई तो नंबर हैं, कोई क्वांटिटीज़ नहीं है, उनकी कोई यूनिट नहीं है। आर का फिर स्क्वायर है तो रेडियस का स्क्वायर फिर मीटर स्क्वायर। तो कॉमन सब में अलबत्ता क्या है कि इनकी यूनिट मीटर स्क्वायर है। चुनाचे आप इनमें से कोई भी फार्मूला लेके साथ मेंशन कर दीजिएगा। अगर पूछा जाए जी एरिया की डायमेंशन निकालिए, तो आप मेंशन कर दीजिएगा कि वी आर गोइंग टू फाइंड एन एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, या फिर ऑफ ए सर्कल, या ऑफ ए ट्राइंगल, या ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। यूँ आप फिर मसलन मैं सबसे नीचे मेरे पास यही है, तो चलिए फिर मैं सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर जो है, ऑफ ए स्फीयर, मैं उसकी डायमेंशन निकाल लेता हूँ। ऐसे ही बाकियों की भी आप निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी जी आर स्क्वायर की डायमेंशन। और किसी को पता है मैंने ये 4 पाई क्यों नहीं लिखा? पता होना चाहिए आपको। अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बताया था, ये 1/2 क्यों नहीं लिखा? 4 भी नंबर है, पाई भी एक नंबर है, वही यहाँ फ़िक्रा लिखना है। यहाँ वो पूरा फ़िक्रा लिखना है, ये वाला पूरा फ़िक्रा, न्यूमेरिकल मल्टीपल्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डायमेंशनल एनालिसिस, ये यहाँ फ़िक्रा लिखना है। और फिर वो आगे इसको बयान कर देना। अब रेडियस है, रेडियस पता है उसकी यूनिट मीटर है, यानी रेडियस एक लेंथ का नाम है। चुनाचे ये हमारे पास आई लेंथ का स्क्वायर, उसकी डायमेंशन, या एल, ये स्क्वायर बाहर लिख लें या अंदर लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। एल स्क्वायर इज़ दी आंसर। लो जी, एरिया की बच्चों डायमेंशन हुई, एरिया की डायमेंशन हुई एल स्क्वायर, यूँ भी सही है, या आप लिख देंगे m की पावर 0 एल स्क्वायर t की पावर 0। ये देखिए ज़रा लिखने का तरीका, दोनों तरह ठीक है। ये है जी तरीका बच्चों एरिया की डायमेंशन निकालने का। आप किसी भी एक का नाम लेके फिर उसको शुरू कर देंगे, या आप सिंपली फिर यूँ करेंगे, क्योंकि एरिया का कोई एक फार्मूला तो है नहीं। आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि एज, जैसा कि हम जानते हैं दी SI यूनिट ऑफ एरिया इज़ मीटर स्क्वायर, हेंस
एरिया रिप्रेजेंट्स, एरिया ज़ाहिर करता है, एरिया इजहार करता है किसका? द स्क्वायर ऑफ लेंथ, ज़ाहिर है मीटर स्क्वायर जो है, तो यूनिट किसकी हुई? स्क्वायर ऑफ लेंथ। सो एरिया की डायमेंशन, कैपिटल ए एरिया, उसकी डायमेंशन होगी लेंथ की डायमेंशन का स्क्वायर, और फिर वही एल स्क्वायर। ये भी सही सोल्यूशन है। ये पूरा इस तरह कर दें कि जिसका एरिया आप अपनी मर्ज़ी से फ़र्ज़ करना चाहें वो फ़र्ज़ कर लें, सफ़ियर का या ट्रायंगल का, सर्कल का, रेक्टेंगल का, वो लिखना होगा कि जी हमने फ़लाँ चीज़ का, लेट अस कंसिडर, आइए फ़लाँ चीज़ का हमने एरिया फ़र्ज़ कर लिया। तो फिर उसका सॉल्व कर दें, उसका फार्मूला लगा के। पहले उसका फार्मूला असल लिखें और फिर उसका डायमेंशन में वो उसका नंबर जो साथ आ रहा है उसको ख़त्म करके, तो वो फ़िक्रा फिर लिखना है कि डायमेंशनल एनालिसिस डू नॉट प्ले एनी रोल इन डायमेंशन, ये न्यूमेरिकल मल्टीपल्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन डायमेंशनल एनालिसिस। ये भी ठीक है। या फिर एक तरीका ये बताया कि इन चारों में ये कॉमन था कि यूनिट सबकी मीटर स्क्वायर थी, तो हैंस एरिया रिप्रेजेंट्स द स्क्वायर ऑफ लेंथ, तो इसका मतलब है एरिया हुआ लेंथ स्क्वायर। ऐसा ही बच्चों आपके लिए छोड़ता हूँ, अपने वॉल्यूम का भी कुछ इसी तरह से ही आपने करना है, खुद निकालनी है वॉल्यूम की डायमेंशन। इस लिस्ट में एक वॉल्यूम शामिल करने हैं आपके लिए, वो आपने खुद करना है। ये मैं 8वां कह दूँ, ये मैंने 7वां मैंने आपको सॉल्व कर दिया, 8वां मैं खुद कह देता हूँ कि चलिए अब आप इसके एवज़ में अब आप ये आप करके लाएंगे। मैंने आपको थोड़ा सा वजाहत कर दी, तो वॉल्यूम भी ये आप सब आप ख़ुद सॉल्व करेंगे जी। ठीक है जी, आज का इतना ही लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अगला फिर इसी का हिस्सा दूसरा कल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।